हेलो एवरीवन, ये एक न्यू वीडियो है ज्योग्राफी सीरीज़ में क्लास 10th के आईसीएसई बच्चों के लिए, जिसमें हम डील करने वाले हैं अपने एक न्यू यूनिट से मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से। ये यूनिट में 2 चैप्टर्स इंक्लूड करे गए हैं, जिसमें एक में सिर्फ बात करी गई मिनरल्स की और दूसरे में बात करी गई है सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज की। तो पहले मिनरल को लेकर स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू मीन बाय मिनरल? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में आप ज्योग्राफिकली पढ़ रहे हैं, इसको आपको केमिस्ट्री से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें ये पढ़ेंगे ये बेसिकली होते क्या है, डेफिनेशंस इनकी, और ये हमारे किस तरीके से यूज़ में आते हैं और ये कहाँ कहाँ पर ज्योग्राफिकली अवेलेबल हैं। इन चीज़ों में हम जाएंगे। हम इस वीडियो में इनकी केमिकल कंपाउंड्स या फिर उनकी इक्वेशंस या फिर इस चीज़ के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो साइंस फील्ड में आ जाएगा। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। आपने पहले भी सुना होगा मिनरल वर्ड, आप सुनते रहते हैं, आप मिनरल वाटर भी पीते रहते होंगे। तो मिनरल क्या है? मिनरल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी कि ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते। इसका मतलब ये लिमिटेड है, इनको ईजी नहीं है रिप्लेस करना, और एक बहुत लंबा वक्त लगाते हैं ये डेवलप होने के लिए। और इन्हीं वजहों की वजह से इसको कंजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जितनी भी वीडियोस आप देखते हैं, इन वीडियोस में आपको बीच बीच में पॉज करके अपने नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, वरना आप ये वीडियो तो देख लेंगे लेकिन पूरे चैप्टर को ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो बीच बीच में पॉज करके नोट्स बनाते रहिए। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और चीज़ पढ़ते हैं। मिनरल की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? ये मिनरल एक एग्रीगेट है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला के चीज़ बनती है, और इसका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, और ये फॉर्म होता है इनऑर्गेनिक प्रोसेस से, यानी कि जिसमें कार्बन इंक्लूड नहीं होती है। मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं ये? अर्थ के क्रस्ट में। आप जानते हैं अर्थ की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो अर्थ क्रस्ट में ये आप पाए जाते हैं। और ये हम किस फॉर्म में हमें मिलते हैं? ये ओर की फॉर्म में हमें मिलते हैं, यानी एन ओर इज़ अ मिनरल विच हैज़ अ मेटल इनसाइड इट, यानी कि एक ओर की फॉर्म में हमें मिलते हैं, जिसको हमें फर्दर प्रोसेस करके हम वो मिनरल पा सकते हैं। अब बेसिकली ये ओर किस तरीके से वर्क करता है, आपने नाम भी सुना होगा कई बार, आयरन ओर, जिससे आपको आयरन मिलता है। तो बेसिकली आयरन ओर एक ओर है, और वहाँ से आपको मेटल क्या मिला है? आयरन मिला है, और आयरन आपके लिए एक मिनरल है। इसी तरीके से मिनरल्स के 2 टाइप्स होते हैं। मेटेलिक मिनरल, जैसे आयरन ओर की हमने बात करी तो वो मेटेलिक मिनरल में आएगा, और नॉन मेटेलिक मिनरल जैसे कि जिप्सम, जिसे आप पीओपी कहते हैं, और आपका लाइमस्टोन, ये सब आपका नॉन मेटेलिक। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के बारे में आप 10th क्लास के बच्चे तो आप जानते होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। तो मेटेलिक मिनरल के बारे में जान लेते हैं। Metallic minerals contains minerals generally found in igneous rocks। ये आपको पहले ही बताई गई थी लास्ट चैप्टर में भी, लास्ट मेरे ख्याल से 1-2 वीडियोस पहले, कि 2 टाइप्स की रॉक है, एक इग्नियस और एक सेडिमेंट्री। इग्नियस रॉक वो है जो सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से बनती है, और सेडिमेंट्री रॉक वो है जो सेडिमेंट्स वाटर, विंड या फिर वाटर विंड के थ्रू हमारे पास सेडिमेंट इकट्ठा होता रहता है, और उससे जो रॉक जनरेट होती है उसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो हमारा जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो इग्नियस रॉक्स में फाउंड करे जाते हैं जनरली। मेटलर्जरी इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, जहाँ पे मेटल्स के ऊपर हम प्रोसेस करते हैं, उसे मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ में काउंट करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं मेटल्स जो हैं अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, मैग्नीज, निकल, कॉपर, एल्युमिनियम। ये सारे मेटल्स हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। तो उसकी एक तरीके से इंडस्ट्रीज़ की बैकबोन है ये, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है उससे जज करी जाती हैं। तो इंडस्ट्रीज़ जब ग्रो करती हैं तो उसके थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ पता चलती है एक कंट्री की। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स पे आते हैं। इसमें मेटल्स नहीं होते हैं, यानी इसमें आपको मैग्नीज, निकल, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। ये सेडिमेंट्री रॉक्स से आपको मिलते हैं,
सेडिमेंट्री रॉक्स, और इनके एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं मेका, लाइमस्टोन, जिप्सम, चूना पत्थर, पीओपी जो होता है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसे कैसे है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस तरीके से इनका यूज़ होता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहली चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका आयरन ओर है। आयरन ओर का आपने सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा, क्योंकि आयरन ओर के थ्रू आपको कई तरीके के मिनरल्स, कई सारी चीज़ें मिलती हैं। ऑलरेडी इट इज़ अ बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक ग्रोथ इज जज्ड बाय कंजम्पशन ऑफ आयरन, ये पॉइंट भी आपको बता चुके हैं। आयरन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ आयरन ओर एंड कंटेन्स वेरिंग परसेंटेज ऑफ आयरन, यानी कि आयरन ओर अलग अलग फॉर्म में मिलता है और इसकी परसेंटेज आयरन की अलग अलग होती है, यानी क्वालिटीज़। आयरन ओर की क्वालिटीज़ भी डिफरेंट डिफरेंट है, हर चीज़ की क्वालिटीज़ होती हैं, वैसी इसी तरीके से आयरन की भी क्वालिटीज़ है आयरन ओर की। तो आयरन ओर की वो क्वालिटीज़ क्या है और उसको किस तरीके से डिवीज़न करी गई है, वो 4 तरीके से डिवीज़न करी गई है। पहली है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट किस तरीके की होती है? बेस्ट क्वालिटी, 72% प्योर आयरन, 72% अराउंड प्योर आयरन इसमें रहता है। रेडिश लाल कलर में होते हैं बिल्कुल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, यानी एक मैग्नेट की तरह काम करती है और इसको आप परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं। आयरन ओर को मैन्युफैक्चरिंग स्टील में यूज़ करा जाता है, यूज एज आयरन ओर एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पिगमेंट यानी कि कलर्स बनाने में बहुत काम आती है। और ये मिलती कहाँ पर है आपको? मैग्नेटाइट आपको आंध्र प्रदेश, गोवा, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में आपको मिलती है। सेकेंड टाइप की जो आयरन ओर यहाँ पे दिया हुआ है वो है हेमाटाइट। 60 to 70% प्योर आयरन है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। लेमोनाइट येलो या ब्राउन कलर की होती है, 40 से 60% आयरन है और ये काफ़ी इन्फीरियर क्वालिटी है, यानी कि इसकी क्वालिटी काफ़ी हल्की होती है। और ये भी पिगमेंट यानी कि कलर बनाने में काम आती है, पेंट इंडस्ट्रीज़ में, पेंटिंग मैन्युफैक्चरिंग में आपकी यूज़ आती है। कहाँ मिलेगी? वेस्ट बंगाल में रानीगंज में मिलती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा वैली, इस जगह पर आपको लेमोनाइट मिल जाती है। सेडेराइट वो फॉर्म होती है जो इन्फीरियर भी होती है और इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी बहुत होती हैं। देखिए ऊपर से नीचे तक आप जा रहे हो तो क्वालिटी गिरती जा रही है। इसमें 10 से 40% ही सिर्फ और सिर्फ आयरन होता है। सेल्फ फ्लक्सिंग यानी कि मेल्ट भी हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइम, इसके अंदर लाइम मिक्स है। इसमें बोला गया इम्प्योरिटीज़ हैं, तो एक तरीके से लाइम इसकी एक इम्प्योरिटी है और ये लाइमस्टोन होने की वजह से, लाइम होने की वजह से मेल्ट भी हो जाती है। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फॉर स्टील प्रोडक्शन, लेकिन ये स्टील प्रोडक्शन में काम आती है, इसलिए इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। और आपको कहाँ का मिलेगी? गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान में आपको मिलेगी। अब आ जाते हैं यूज़ ऑफ लो ग्रेड आयरन। लो ग्रेड आयरन आप कहाँ पर यूज़ करते हैं और किस तरीके से? कन्वर्ट इनटू टू पैलेट्स फॉर एक्सपोर्ट, यानी पैलेट्स में इसमें कन्वर्ट करा जाता है। पैलेट्स आपने सुना होगा, आपने कभी एक शब्द सुना होगा पैलेट गन्स। पैलेट गन से लोग खेलते हैं। तो पैलेट्स एक तरीके से आपके सर्कुलर फॉर्म में, छोटे छोटे सर्कुलर फॉर्म में कंकड़ पत्थर के तरीके से इतने छोटे छोटे फॉर्म में कर दिया जाता है आयरन ओर को और उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और इसको स्पॉन्ज आयरन की तरह भी यूज़ करा जाता है फॉर ब्लेंडिंग, यानी मिक्सिंग विद हाई ग्रेड आयरन, यानी हाई ग्रेड आयरन ओर के साथ मिक्सिंग के लिए भी यूज़ करा जाता है, यानी उसकी क्वालिटी को अप डाउन करने के लिए भी यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट आ गया आयरन ओर के बाकी क्या यूजेस हैं। यूज टू मेक पिग आयरन। पिग आयरन को कच्चा लोहा कहते हैं। पिग आयरन का मतलब स्पॉन्ज आयरन एंड स्टील, यानी कि एक लो ग्रेड आयरन बनाने के भी काम आता है और स्टील बनाने का काम भी आता है और कच्चे लोहे के काम में भी आता है। स्पॉन्ज आयरन देखिए एक रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू बनता है और पिग आयरन बनता है मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर के थ्रू। इसकी आप ज़्यादा डीप में ना जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इसकी डेफिनेशन अलग से दी गई है कि अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हुआ या वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए वो पढ़ सकता है। आयरन एंड स्टील टुगेदर फॉर्म द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। आयरन और स्टील दुनिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं और ये किस काम में आते हैं? मल्टीपर्पज़ काम में है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे, शिप बिल्डिंग, नेल्स, स्क्रू, आर्मर, हर तरीके के काम में आयरन का इस्तेमाल होता है।
डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन अप्रॉक्स 6.6%, यानी कि इंडिया में लगभग पूरे दुनिया का 6.6% जो हिस्सा है आयरन रिजर्व का है। तो इंडिया जो है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स आयरन का। और ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? उड़ीसा, झारखंड, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में आपको मिलेगा। कर्नाटक लार्जेस्ट रिजर्व्स फॉर मेगेटाइट एंड हेमेटाइट। कर्नाटक में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा मेगेटाइट और हेमेटाइट। छत्तीसगढ़ भी काफ़ी बड़ा आयरन ओर का प्रोड्यूसर है। उड़ीसा किस चीज़ का है? आयरन ओर, वो भी गुड क्वालिटी मैग्नेटाइट इज माइंड। यहाँ पर गुड क्वालिटी का मैग्नेटाइट माइन करा जाता है। झारखंड लार्जेस्ट रिजर्व फॉर हेमेटाइट। झारखंड हमारा हेमेटाइट के लिए सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। अब इसका एक मैप देख लेते हैं। देखिए, मैप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर, तो आपको इस तरीके से मैप आ जाएगा। इस वीडियो में शायद आपको इतना ज़्यादा क्लीन नहीं दिख रहा होगा, जूम करके दिखा देते हैं। ये जितने भी हैं आपको स्टार दिख रहे हैं यहाँ पर, ये आयरन ओर यहाँ पाया जाता है, ये सारी जगह ये। और आपके एग्ज़ाम्स में ये पूछ लिया जाता है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि भाई आप बस्तर को मार्क करके दिखाएं मैप में, आयरन ओर वेस्ट बंगाल में कहाँ पर है, कोई एक जगह मार्क करके दिखाएं, तो आपको मार्क करके दिखाना पड़ेगा। ये एक शॉर्ट में भी दे रखा है कि उड़ीसा में, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका में कहाँ कहाँ पर आयरन ओर है, ये उनके नेम्स दे रखे हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आयरन ओर हमने कंप्लीट करा, मैग्नीज पर आ जाते हैं। मैग्नीज क्या है भाई? इंडिया के थर्ड इन द वर्ल्ड, इंडिया इज़ थर्ड इन द वर्ल्ड, यानी कि मैग्नीज के प्रोडक्शन में इंडिया तीसरे स्थान पर है पूरी दुनिया में। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट है स्टील बनाने के लिए। लगभग 9 किलो मैग्नीज यूज होता है 1 टन स्टील बनाने के लिए। तो स्टील बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, ड्राई बैटरीज जो आपको सेल यूज़ करते हैं आप अपने रिमोट्स वगैरह में, बैटरीज नॉर्मल। चाइना क्ले, मेकिंग ऑफ पेपर, रबर एंड पेंट्स में ये यूज़ होती है चाइना क्ले। इसकी भी इम्पॉर्टेंस है। मैग्नीज ब्लीचिंग पाउडर आपने कई बार मेकअप के सामान में भी यूज़ होता है मैग्नीज, क्योंकि ये शाइनिंग देने के काम आता है। स्ट्रेंथन स्टील, स्टील को स्ट्रेंथ करता है, रिमूव्स करता है इम्प्योरिटीज़ एंड मेक्स इम्यून टू रस्टिंग, यानी कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव भी करेगा और रस्टिंग जंग लगने से बचाता है। क्रिएटिंग एलॉय विद एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस अ मेटल दैट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, यानी कि कोरोजन से एल्यूमिनियम के साथ अगर इसको मिलाया जाए, एलॉय बनाया जाए इसका। एलॉय का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल मिला के जो थर्ड मेटल बनता है उसे एलॉय कहते हैं। तो एल्यूमिनियम के साथ ये एलॉय क्रिएट कर सकता है जो कि कोरोजन से रेजिस्टेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है? उड़ीसा लीडिंग प्रोड्यूसर है, कर्नाटका सेकंड नंबर पर आ जाता है इसमें। महाराष्ट्र में नागपुर, बांद्रा, रत्नागिरी ये हाई क्वालिटी का बनाते हैं और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है मैंगनीज़ की। इसका एक बार डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पर है। छिंदवाड़ा, कोबरा, बालाघाट, बंसवाड़ा, ये सारी जगहों पर आपको मैंगनीज मिलेगा। देखिए ये वो जगहें हैं जहाँ जहाँ पर आपको मैंगनीज मिलेगा। अब हम आ जाते हैं बॉक्साइट पे। बॉक्साइट क्या है? ये जितने भी हमने अभी तक मिनरल्स, मेटल्स वगैरह लिए हैं, ये वही मेटल्स हैं जो आपके एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। तो मेनली सिर्फ हमने उन्हीं पर ही फोकस करा, इसलिए हमसे ज़्यादा इसको फैलाया नहीं है। हमने 3-4 मेटल्स लिए, उन्हीं को डिस्कस करा गया है। इंडिया एक थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। जैसे मैग्नीज का भी थर्ड लार्जेस्ट था, वैसे ही बॉक्साइट का भी है। और ये होता क्या है? इट्स अ रॉक दैट कंसिस्ट लार्जली ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम एंड वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, यानी कि ये ऐसी रॉक होती है जिसमें एल्यूमिनियम आपको मिलेगा और इसमें आयरन ऑक्साइड के आपको अलग अलग प्रोपोर्शंस मिलेंगे, कम ज़्यादा अलग अलग डिफरेंसेस मिलेंगे आपको। ये किस चीज़ के काम आता है? क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम में है, इस वजह से एल्यूमिनियम बनाने का रॉ मटेरियल है।
ये एयरक्राफ्ट शेप यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने के काम आता है। यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स गुड कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर होता है इसलिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काम आता है। सीमेंट, केमिकल और डिश वॉशर में भी इसको जो लोग यूज़ करते हैं। ये इसका मैप है, कहाँ कहाँ पर आपको बॉक्साइट मिलेगा। रांची, पालमपुर, ये सारी नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, इस जगह पर आपको बॉक्साइट मिलेगा। देखिए ये सब एरियाज दिए हुए हैं। कॉपर बहुत एक ऐसा शब्द है जो आपने सुना होगा। कॉपर को हिंदी में तांबा भी कहते हैं और आप लोग कई लोग घर के में तांबे के बर्तन भी यूज़ करते होंगे या फिर हाथ में भी लोग पहनते हैं तांबा। तो ये क्या होता है, ये हाईली डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि इसको आप थिन वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग बहुत होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर आपका एसी में वगैरह में भी यूज़ होता है, कॉपर वायरिंग होती है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि हीट, थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी कि हीट का एक गुड कंडक्टर है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है लाइट पास करने के लिए, वैसे हीट का भी गुड कंडक्टर है। यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, टेलीफोन एट्सेट्रा। वाइडली यूज फॉर मेकिंग एलॉयज सच एज ब्रास, एलॉयज बनाने के लिए बहुत यूज़ होता है। जैसे कि ब्रास, ब्रास किस चीज़ से बनता है, कॉपर प्लस जिंक को मिला के आपको ब्रास मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका किस तरीके से है, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश ही इसका एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, जो कि पूरी कंट्री का लगभग 57% है। पूरी कंट्री का 57% सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश देता है। सेकंड नंबर पे आपका राजस्थान है, थर्ड पे आपका झारखंड आ जाता है। और ये आपका कॉपर का दे रखा है कि कॉपर आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, ये आपको एरियाज दे रखे हैं। तो मिनरल्स में अभी तक आपने जितना पढ़ा उतना ही था। अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। ये थोड़ा लेंदी है एज़ कम्पेयर टू मिनरल्स। एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और उनको कैसे कैसे यूज़ करा जाता है। एन एनर्जी रिसोर्स इज समथिंग दैट कैन प्रोड्यूस हीट। एक एनर्जी रिसोर्स वो चीज़ है जो हीट, गर्मी पैदा कर सकती है, पावर लाइफ, मूव ऑब्जेक्ट्स और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोई सी भी चीज़ अगर ये इनमें से कोई भी काम कर सकती है तो उसे एनर्जी रिसोर्स कहा जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके दो टाइप होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज में जो भी आप पढ़ना है वो बातें हैं जो आप मेरे ख्याल से 5th या 6th क्लास से लगातार पढ़ते हुए आए हैं, बस 10th क्लास में उसको थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया गया है। तो आपका कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि इनको आप रिन्यू नहीं कर सकते, और नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल वो कर सकते हैं। दे कॉज पोल्यूशन, इनसे पोल्यूशन होता है और इनसे स्मोक और ऐश यानी धूल और धुआं निकलता है। और ये कौन से होते हैं, ये जनरली ऐसे होते हैं जो पोल्यूशन नहीं करते हैं। देयर जनरेशन एंड यूज़ इन्वॉल्व ह्यूज एक्सपेंडिचर, यानी इसमें खर्चा बहुत है। और इसके कुछ एग्जाम्पल क्या है, फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम एट्सेट्रा, ये इसमें खर्चा बहुत है। और ये कौन से हैं जिसमें कंपैरेटिवली लेस, कम खर्चा है, जैसे कि कौन सा, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी एट्सेट्रा। इसका एक एग्जाम्पल आपको फोटोग्राफ के थ्रू भी दिखा रखा है, देखिए। नॉन कन्वेंशनल सोलर एनर्जी, सूरज है हमेशा रहता है, रिन्यू कर सकते हैं। विंड एनर्जी, हवा है हमेशा चलती रहती है, रिन्यूएबल है, तो ये आपकी विंड एनर्जी हो गई। कोल बहुत टाइम लेता है बनने में, फिर उसके बाद बनता है, फिर उसके बाद जला दिया, ख़त्म हो गया, स्मोक होती है उसमें, ये आपका कोल हो गया कन्वेंशनल, यानी इसको आप रिन्यू नहीं कर सकते। एलपीजी, आपने गैस का सिलेंडर लिया, घर पे आप गैस यूज़ करते हैं, फिर उसका सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, गैस आपकी ख़त्म हो जाती है, तो ये रिन्यू नहीं हो सकती, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके आगे हम जाते हैं, क्या है इसमें, एनर्जी सोर्सेज का हमने चार्ट बना रखा है, ये आपकी बुक में अवेलेबल भी है। किसी भी बुक को आप लेंगे अगर 10th क्लास की और ये चैप्टर अगर ओपन करेंगे तो ये आपका चार्ट ज़रूर आपको मिल जाएगा। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइडल पावर, थर्मल पावर, न्यूक्लियर, और हाइडल पावर के अंदर भाखरा नागल डैम एंड हीराकुंड डैम के बारे में पढ़ेंगे।
और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में हम सोलर, विंड, बायोगैस, टाइडल और जियो थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इन सारी एनर्जीज़ की डेफिनेशंस, यूजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको बताएंगे। देखिए ये एक पाई चार्ट है जिसमें शो करा जा रहा है कि आपके जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो कितने कितने परसेंट यूज़ करते हैं, लगभग कितना कितना यूज़ हो रहा है। पेट्रोलियम का दिया हुआ है, नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये कितना कितना यूज़ हो रहा है, ये उसका एक पाई चार्ट भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोल के बारे में हम जानते हैं। कोल जो है, इंडिया एक थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। कोल इज़ अ बल्क प्राइमरी एनर्जी कंट्रीब्यूटर विद 56.90% शेयर इक्विवेलेंट टू 452.2 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट इन 2018। यानी कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लगभग ये एनर्जी के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 56.9%, लगभग 2008 के हिसाब से इतना ही कंट्रीब्यूशन दे रहा था। इंडिया इज़ ऑल्सो होम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल कंपनी। इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ी कोल कंपनी है पूरी दुनिया में जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड, विच कंट्रोल्स 85% ऑफ द कंट्रीज कोल प्रोडक्शन। यानी 85% जो कोल प्रोडक्शन पूरे भारत में होता है वो कोल इंडिया लिमिटेड के थ्रू ही होता है। कोल का यूज़ हम आज से नहीं बहुत पहले से कर रहे हैं, 17वीं शताब्दी से इसको यूज़ करा जा रहा है। कोल एनर्जी बिकम्स द हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि हमारी 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, जब इंडस्ट्रीज़ खुलना स्टार्ट हुई थी एकदम से, तो सबसे पहले जो कोल एनर्जी का ही यूज़ करा गया था, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी कि बाकी यूज़ हम कर पाएँ बाकी चीज़ों का। तो कोल को ही उसको उस टाइम प्राइमरी मानते हुए चला गया था और इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जो था वो कोल के यूज़ से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा ये एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर हाउस होल्ड्स एंड इंडस्ट्री। आपने देखा होगा आज की डेट में भी गांव वगैरह में कोयले के चूल्हे से ही खाना वाना बनाया जाता है, तो ये एक प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। और एट दैट टाइम जब 17वीं शताब्दी में ये बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल था, बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट पे अवेलेबल था, तो किसी और ने इसके अल्टरनेटिव के बारे में सोचा भी नहीं था। बट आज की डेट में सोचा जा रहा है क्योंकि कोल से बहुत ज़्यादा कार्बन भी निकलती है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और मिनरल्स का डिप्लीशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और नीड टू कट डाउन, हमें कार्बन एमिशन को कम करना पड़ेगा। इस वजह से हमें इसका कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा, फिर हम खोज रहे हैं या फिर दूसरी एनर्जीज पर हम आज की डेट में वर्क भी कर रहे हैं। इसके 4 टाइप भी होते हैं। कौन कौन से टाइप हैं? एंथ्रेटिक जो कि 80 बेस्ट क्वालिटी का है और 80% कार्बन होता है इसमें। सेकंड है इसका ये हार्ड होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, JNK जम्मू एंड कश्मीर में आपको इजीली मिलेगा। सेकंड पार्ट है इसका बिटुमिनस, जिसमें 60 से 80% कार्बन है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है किसी चीज़ में एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता, उसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो काफ़ी हाई है ड्यू टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड लो मॉइस्चर कंटेंट। इसमें मॉइस्चर कम होता है, कार्बन बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से इसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यूज्ड मेनली फॉर हीटिंग, स्टीम रेजिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कोक, इस चीज़ के लिए यूज़ करा जाता है। कोक भी एक तरीके का मटेरियल होता है, कहीं आपको कोको कोला वाला कोक मत समझिएगा। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आपको इजीली मिलेगा। थर्ड पार्ट है लिग्नाइट, इसको आप ब्राउन कोल भी कहते हैं और ये इन्फीरियर क्वालिटी का फ्राइबल होता है, यानी कि डस्टी होता है नेचर में। कंटेन्स मोर ऑफ मॉइस्चर एंड लेस कंबस्टेबल, और इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है और मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से ये जलाने के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। पालनाइन राजस्थान, नेवेलिन तमिलनाडु, लखीमपुर इन असम, ये इस जगह पर आपको ये मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो फोर्थ आ गया वो आ गया पीट। पीट क्या होता है? पीट एक्चुअली फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है।
वुड से ही कोल बनता है, तो जो वुड से कोल बनने की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसे पीट कहते हैं, जिसमें 50 से 60% कार्बन होता है। इसमें ज़्यादा धुआं होता है और ये ज़्यादा ऐश छोड़ता है चलने के बाद। ये आपको कहाँ का मिलेगा? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश अकाउंट्स नियरली टू 90% ऑफ कोल्ड रिजर्व्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये 3 स्टेट ही 90% कोल रिजर्व आपको देती हैं इस भारत का। कोल हमारा बहुत जल्दी जल्दी डिप्लीट होता जा रहा है क्योंकि इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। इस पॉइंट से पहले हम एडवांटेजेस, वो डिसएडवांटेज का पॉइंट था जो अभी आपको बताया, नेक्स्ट पेपर पे हम पहुंच गए थे गलती से, तो दोबारा हमने बैक करा है। तो एडवांटेजेस आप पहले देखिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस क्या है कि एक तो ये अफोर्डेबल है, सस्ता है थोड़ा, इसके प्राइस थोड़े स्टेबल रहते हैं कंपेयर टू अदर फ्यूल सोर्सेज। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में आपका प्राइस बढ़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं डेली बेसिस पे, पर आपने कभी कोल के बारे में ऐसा नहीं सुना होगा। इसको जलाना भी इजी है और प्रोड्यूस हाई एनर्जी अपॉन कंबस्शन, यानी जब आप इसको जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है। इनएक्सपेंसिव है, अबंडेंट बहुत सारा है, कमी नहीं है इसकी, कमी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। कोल एनर्जी इज रिलायबल एनर्जी सोर्स, और ये एक रिलायबल सोर्स एनर्जी है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कोल की? इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 निकलता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के ऊपर जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेट चेंज होता है ज़्यादा CO2 की वजह से, तो ये उसके लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है। बर्निंग ऑफ कोल इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स हैं। बाई प्रोडक्ट्स इसके क्या क्या हैं, क्योंकि जब इसको जलाएंगे तो इसके और भी हमें चीज़ें मिलती हैं, गैस एमिशन, गैस निकलती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है, इंक्लूडिंग एसिड रेन भी इसी की वजह से होती है। कोल एनर्जी इज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, यानी कि नॉन रिन्यूएबल है ये, और इसकी एक डिसएडवांटेज है। ये पॉइंट आपको बताया था अभी, ये बहुत ज़्यादा जल्दी डिप्लीट हो रहा है क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कोल माइंस रनिंग ruins the environment and put the lives of people, especially the coal miners, in danger। कोल माइनिंग की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो दूषित होता है, और काफ़ी सारे लोग जो कि कोल माइन में वर्क कर रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी डेंजर में पड़ती है। आपने सुना भी होगा, काफ़ी लोग जो माइनिंग में वर्क करते हैं उनको बहुत तरीके के डिसीज़ हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये माइनिंग एक अच्छी चीज़ नहीं है होना, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी और एक ह्यूमन लाइफ के लिए भी। हम देखते हैं ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा कोल। इस जगह पर आपको कोल की अवेलेबिलिटी है इंडिया, तो यहाँ पर आपको कोल मिल सकता है। इसका नॉर्थ इंडिया के हिसाब से और साउथ इंडिया के हिसाब से चार्ट भी दिया हुआ है कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट हमारा आ गया पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम मिनरल ऑयल या फिर मिनरल ऑयल भी कहते हैं, और ये पेट्रोलियम जो है हमारा एक लैटिन वर्ड पेट्रोल यानी कि रॉक से, उसका मतलब होता है रॉक, और ओलियम यानी कि मीन्स ऑयल। पेट्रोल और ओलियम को मिला के बनाया गया है, जिसका मतलब हो गया रॉक ऑयल। रॉक ऑयल का मतलब, आप जब रॉक ऑयल इसका नाम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको रॉक से ही मिलेगा, और कौन सी रॉक से? सेडिमेंट्री रॉक से। सेडिमेंट्री रॉक से आपको मिलता है। इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है ये, क्योंकि इसमें आग बहुत जल्दी तेज लगेगी। इसमें 90 to 95% हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और बाकी के बचे हुए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर आपको मिलेगी। करंटली पेट्रोलियम इज़ अमंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, यानी कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? पेट्रोलियम। देखते हैं आप, जैसे आप गल्फ़ कंट्रीज़ देखते हैं, UAE वगैरह, ये सब क्यों इतना आज के डेट में इनके पास इतना पैसा था? क्योंकि उनके पास पेट्रोल रिसोर्सेज वहाँ पर बहुत हैं, और पेट्रोल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, तो इस वजह से वो कंट्रीज़ भी सबसे ज़्यादा फ़ायदे, इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी अच्छी हुई। वी यूज़ गैसोलीन, जेट फ्यूल्स, डीजल फ्यूल्स टू रन कार्स, ट्रक्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड अदर व्हीकल्स। हम पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल नहीं होता है। पेट्रोलियम का मतलब होता है एक ऐसा ऑयल जिसके अंदर से आप गैसोलीन, आपका पेट्रोल, आपका डीजल, आपका कच्चा तेल, कच्चे तेल, एक्चुअली पेट्रोलियम क्या है? कच्चा तेल है। उस कच्चे तेल में से आप ये सारी चीज़ें निकालते हैं, क्रूड ऑयल एक तरीके से, उसमें से आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं।
तो पेट्रोलियम से ही आपको गैसोलीन मिल रहा है, आपको डीजल मिल रहा है, आपको अलग अलग तरीके के तेल मिलते हैं प्रोसेसिंग के थ्रू, रिफाइनरीज के थ्रू। तो आपका होम मीड सोर्स इंक्लूड ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी विच इन मैनी एरियाज आर जनरेटिंग बाय बर्निंग नेचुरल गैस। तो आपको इसमें बहुत सारे जो यूसेस हैं वो आपके पेट्रोलियम के हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कोई ऐश नहीं छोड़ता है, यानी कोई धूल वगैरह नहीं छोड़ता है, और इसका स्मोक भी कंपैरेटिवली कम रहता है। आप जब कोल जलाते हैं और आप पेट्रोल जलाते हैं तो उन दोनों की स्मोक में बहुत बड़ा फ़र्क आपको देखने के लिए मिलेगा। केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल का वर्क भी ये करता है। तो इंडिया में पेट्रोलियम आपको कहाँ मिलेगा? पेट्रोलियम ज़्यादातर आपको ऑफ शोर ही मिलता है। ऑफ शोर यानी कि आपके तटों के आगे मिलता है या फिर उनके किनारों पे मिलता है। तो ज़्यादातर आपके ये जो एरियाज़ हैं, ये यहाँ पर देखिए, ये आपका एक मुंबई हाई है। ये बहुत जानी मानी जगह है। ये मुंबई से कई किलोमीटर आगे जाके, लगभग 160 या 170 किलोमीटर आगे जाके एक जगह है जहाँ पर रिफाइनरी है, मुंबई हाई। इसी तरीके से ये पेट्रोलियम निकाला जाता है और उसको रिफाइनरीज के थ्रू उसके अलग अलग यूसेज जो मटेरियल से निकल सकता है वो निकाल के यूज़ करे जाते हैं। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी दे रखा है कि इंडिया में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन उसे कंट्रोल करता है। ONGC कंट्रोल करता है, OIL, इन सब के बारे में दिया हुआ है। इस मैप में आपको ऑयल एंड गैस फील्ड्स दिखाई गई हैं। इंडिया में ऑयल फील्ड्स और गैस फील्ड्स कहाँ कहाँ पर हैं, तो एक उसका मैप है जिसमें आपको डॉट से ऑयल फील्ड्स पता चलेंगी और आपको ट्रायंगल से गैस फील्ड्स पता चलेंगी। इसी तरीके की चीज़ें आपके जो पार्ट 1 का क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें पूछी जाती हैं। देखिए, अब आपको बॉम्बे हाई या मुंबई हाई के बारे में बताया था। बॉम्बे हाई या मुंबई हाई एक 176 किलोमीटर वेस्ट कोस्ट में मुंबई के आगे सी में है, जो इन अबाउट 75 मीटर ऑफ वाटर, जिस गहराई लगभग कितनी है उस जगह पर, 75 मीटर है पानी की। द ऑयल ऑपरेशन रन्स बाय इंडियाज़ ऑयल एंड नेचुरल गैस। वहाँ पर इंडिया के लिए ऑयल और नेचुरल गैस आपको निकाले जाते हैं। अब आपके एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। पेट्रोलियम के एडवांटेजेस क्या हैं? एक्सट्रैक्ट करना इजी है, इजीली इसको ट्रांसपोर्ट करना है, हाईली अवेलेबल एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड यूज़, यानी कि आपको ये अवेलेबल भी अच्छा खासा मात्रा में है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी अच्छे यूज़ में आता है। ब्रॉड एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, इसके यूसेज बहुत सारे हैं। इट कैन पावर अप ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल, हर तरीके के व्हीकल को लगभग ये पावर अप कर सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक लिमिटेड रिसोर्स है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। हजार्डस सब्सटेंस है, हजार्डस तो है ही भाई, आप जानते हैं। नॉन रिन्यूएबल है। ट्रांसपोर्ट कैन कॉज ऑयल स्पिल्स, ट्रांसपोर्ट के टाइम में आपका जो तेल है वो निकल भी सकता है, ऑयल स्पिल्स हो सकते हैं। सस्टेन्स ग्रोथ ऑफ टेररिज्म एंड वायलेंस, जाहिर सी बात है, टेररिज्म आज की डेट में आप देखते होंगे थोड़े बहुत सिविल राइट्स भी हो जाते हैं, तो उसमें मॉकटेल्स बॉटल्स का यूज़ होता है, तो उसमें पेट्रोल भर के फेंके जाते हैं, जलाए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों के वायलेंस और टेररिज्म में भी ये यूज़ हो रहा है, तो वो काफ़ी गलत चीज़ है। अब हम आ जाते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस को फॉसिल गैस या फिर कभी कभार सिर्फ गैस भी कहा जाता है। इट इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग प्राइमरी ऑफ मीथेन, यानी एक नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोकार्बन गैस है जिसमें आपकी मीथेन प्राइमरी आपको मिलती है, और इसके 2 तरीके होते हैं बनाने के, बायोजेनिक मैकेनिज्म और थर्मोजेनिक मैकेनिज्म। तो बायोजेनिक मैकेनिज्म क्या है? बायोजेनिक मैकेनिज्म वो है जो कि लो टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स के थ्रू बनाया जाता है, और लगभग 20% ऑफ वर्ल्ड 20% ऑफ द वर्ल्ड डिस्कवर्ड गैस रिजर्व्स आर ऑफ बायोजेनिक ओरिजिन, यानी कि 20% जो रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के वो बायोजेनिक के थ्रू ही हैं। लो टेम्परेचर में डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर्स, आपने देखा होगा डिकम्पोजिशन आपके जो डिके वगैरह होता है उसके थ्रू जो गैसेस वगैरह निकलती हैं उसके थ्रू बनाया जाता है ये। थर्मोजेनिक मैकेनिज्म क्या है? थर्मोजेनिक मैकेनिज्म वो है जो कि
अर्थ के इनसाइड एक हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके थ्रू बनाया जाता है, तो उसे कहते हैं थर्मोजेनिक मैकेनिज्म। सम क्लियर एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस क्या क्या है? एनवायरनमेंट फ्रेंडली है बिकॉज इट बर्न्स क्लीनर देन अदर फ्यूल्स से ज़्यादा क्लीन है ये। इट्स सेफ, easier to store when compared to other fossil fuels. Natural gas is reliable है, extremely reliable, unlike electric power that can be knocked out during a storm. Natural gas is less expensive than other fossil fuels. बाकी सारे उनसे fossil fuel से सस्ती है। Disadvantages क्या है? Must be handled carefully because it is a combustible material, यानी इसमें आग लग सकती है, तो इसलिए इसको तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। Like all fossil fuel, natural gas is not a renewable source. ये renewable source नहीं है। ये कलरलेस, ओडोरलेस और टेस्टलेस होती है, जिसकी वजह से अगर ये लीक भी होती है तो जान पाना बड़ा मुश्किल है। यानी इसमें किसी तरीके की स्मेल नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कलर नहीं है, तो अगर ये लीक हुई तो पता नहीं चल पाएगा ये कैसे लीक हुई है, कब लीक हुई, तो कोई दुर्घटना घट सकती है। नेक्स्ट आते हैं हम हाइडल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइडल से आप जानते हैं, हाइडल मीन्स रिलेटेड टू वाटर, रिलेटेड टू वाटर हम बात करने वाले हैं। तो हाइडल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हार्नेस द पावर ऑफ वाटर इन मोशन सच एज वाटर फ्लोइंग ओवर डाउनफिल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है, जब आप पानी के बहने की ताकत को, उसकी एनर्जी को किसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाएँ तो उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ठीक, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस क्या हैं? वंस अ डैम, अगर एक बार डैम कंस्ट्रक्ट हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना कॉन्स्टेंट रेट पे बड़ा ईजी हो जाता है। हाइड्रो पावर इज फ्यूल्ड बाय वाटर सो इट इज़ क्लीन फ्यूल सोर्स, यानी कि इसका फ्यूल आ गए, हाइड्रो पावर किससे चलती है? पानी से, और पानी बिल्कुल फ्यूल जो बिल्कुल क्लीन फ्यूल है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रो पावर इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डैम बनाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है हाई स्टैंडर्ड्स के थ्रू। भाई बन जाएगा तब तो आप इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कर लो, लेकिन डैम बनाना खुद में ही थोड़ा मुश्किल है। और डैम के आसपास रहने वाले लोग जो हैं, वहाँ पे पानी ज़्यादा भरने की वजह से फ्लड भी आ सकता है, और वहाँ की जो फिश पॉपुलेशन है उसको भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है डैम बनने की वजह से। तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस रही। एक आपको मॉडल दिखा देते हैं किस तरीके से डैम वर्क कर रहा है। देखिए, यहाँ पर पानी, बारिश हुई है या फिर पानी बहता हुआ आ रहा है, और आपने यहाँ पर डैम बना दिया है। डैम एक तरीके से सारे पानी को यहाँ पर रोक लेगा, और फिर उसके बाद बिल्कुल स्टीप स्लोप बना के, बिल्कुल स्टीप स्लोप बनाकर उस पानी को नीचे की तरफ लेकर जाएगा। जब बिल्कुल नीचे की तरफ लेकर जाएगा तो यहाँ पर जितने भी जनरेटर्स, टरबाइंस लगते हैं, वो तेज़ी से वर्क करते हैं, और वर्क करने की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे जो है स्टोर करते रहते हैं, और इस तरीके से ये वर्क करता है। पानी के बहने की ताकत को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो इसकी कुछ कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए किस तरीके की फिज़िकल कंडीशंस, जोग्राफिकल कंडीशंस कौन सी बढ़िया रहती हैं। तो सबसे पहली बात कि भाई रेगुलर एंड अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर और क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की अबंडेंट, यहाँ पे वहाँ पर पानी सप्लाई खूब होता रहे। कोई ऐसा ना हो कि डैम आप ऐसी जगह पे बना दे जो खुद ही जगह सूखी रहती रहे। अगर वो सूखी रहेगी तो आप इसका यूज़ कैसे करेंगे? और टोपोग्राफी इसकी वाली रग्ड होनी चाहिए, यानी कि डिग्री ऑफ स्लोप, मैंने आपको बताया स्टीप स्लोप होना चाहिए बिल्कुल, जिससे कि पानी एकदम से नीचे आए। जेंटल स्लोप होगा तो पानी की पावर इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, तो स्टीप स्लोप होगा तो वहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सही से हो पाएगा। और वहाँ पर अगर रैपिड्स या फिर रैपिड्स यानी कि बीच में अगर पत्थर होते हैं तो पानी का जो भाव है तो वो तेज़ हो जाता है। और वाटरफॉल्स, रैपिड्स और वाटरफॉल्स हों तो बहुत बढ़िया रहेगा। सॉलिड रॉक स्ट्रक्चर और जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, वहाँ पे का जो स्ट्रक्चर है आसपास का काफ़ी सॉलिड होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर डैम आप इजीली बना पाएँ, वरना वो आपका डैम बनाए हुए कहीं कोलैप्स ना हो जाए। सुटेबल क्लाइमेट,
टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट, सुटेबल क्लाइमेट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वहाँ का जो टेम्परेचर वही फ्रीजिंग पॉइंट है तो पानी ही फ्रीज हो गया तो बहेगा क्या। लेक्स का प्रेजेंस हो, बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। तो ये कुछ आइडियल कंडीशंस आपके डैम के कंस्ट्रक्ट होने के लिए। अमन फिजिकल फैक्टर्स, टू प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर एंड डिग्री ऑफ स्लोप। ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स ही हैं। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ वाटर एंड डिग्री ऑफ स्लोप भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर पानी अगर साफ़ होगा तो जब वो नीचे जाएगा रिजर्वायर्स टरबाइंस वगैरह में जाएगा तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, वरना डस्टी वाटर होगा तो उससे हमारी मशीन्स भी ख़राब हो सकती हैं। तो वो क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छी होनी चाहिए। द ग्रेटर द क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल एंड द स्टीपर और द लॉन्गर द स्लोप द ग्रेटर द पावर जनरेटेड। अगर क्वालिटी ऑफ वाटर बहुत बढ़िया होगी, स्टीपर और लंबे स्लोप्स होंगे तो आपकी एनर्जी जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ये कुछ डैम्स वगैरह हैं, देखिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, और ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स अभी आपको बताएंगे क्या होते हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं वैसे कि कौन कौन सी नदियाँ और वहाँ पर ये जो स्टार्स बने हुए हैं, यहाँ पर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट समझिए आप, मेजर डैम्स या फिर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या चीज़ होती हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वो हाइड्रो प्रोजेक्ट यानी कि पानी के प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपके डैम्स बनाए जाते हैं और वाटर को रोका कैसे जाए इसलिए कैनाल्स बनाए जाते हैं इरिगेशन के लिए, आसपास की जगह पर पानी सप्लाई करा जाता है। वाटर प्रोसेसिंग एंड पाइपलाइंस टू सप्लाई वाटर टू द सिटीज़ एंड पावर जनरेशन, और अलग अलग सिटीज़ पे पाइपलाइंस के थ्रू पानी भेजा जाता है और पावर जनरेशन करी जाती है। ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का काम है। तो आपके कोर्स में दो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, एक भाखरा नागल प्रोजेक्ट और दूसरा अभी आप देखेंगे हीराकुंड डैम वाला प्रोजेक्ट जो कि महानदी रिवर पर है। तो भाखरा नागल प्रोजेक्ट क्या है? भाखरा नागल डैम जो है आपका, भाखरा डैम बना हुआ है आपका सतलज रिवर पे, जो कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, नॉर्दर्न इंडिया में। और द डैम फॉर्म्स द गोविंद सागर रिजर्वायर, और यहाँ पर जो रिजर्वायर है उसे गोविंद सागर रिजर्वायर कहा जाता है। द डैम लोकेटेड एट द जॉर्ज नियर द अपस्ट्रीम भाखरा वैली इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एट द हाइट ऑफ 226 मीटर। इसकी हाइट लगभग कितनी है? 226 मीटर है। तो ये कहाँ पर है? ये एक ऐसे जॉर्ज पर है। जॉर्ज कैसे, क्या मतलब होगा? जॉर्ज का मतलब होता है एक नैरो वैली, स्टीप वैली, जिसके दोनों तरफ रॉक्स हों। मान लीजिए ऐसे रॉक है और ऐसे रॉक है, तो ये पतली सी एक स्टीप और पतली सी एक वे बना रहा है, इसे जॉर्ज कहते हैं। ये आपके माउंटेन्स हो गए आपके, और यहाँ जो आपकी हो गई जो राइट कलर से इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ से पानी बहता हुआ हो गया, तो स्टीप जॉर्ज बनाता है, ठीक है, और जो कि 226 मीटर हाइट पर बनाया गया है। ये किस किस के थ्रू बनाया गया था? ये पंजाब हरियाणा राजस्थान की सरकार ने साथ में मिलकर बनाया गया था, और 1963 में इसको कमीशन करा गया था, वर्क में आया था ये। और ये लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया है। नेम्ड आफ्टर टू डैम्स, ये दो नाम डैम्स के नाम पे रखा गया है, एक भाखरा एंड नागल, दो डैम्स हैं उसके नाम पर ये रखा गया है भाखरा नागल प्रोजेक्ट। इसका प्राइमरी यूज़ क्या है? इरिगेशन के लिए पानी रखना, रेन वाटर को स्टोर करना, इरिगेशन के लिए हरियाणा राजस्थान गुजरात हिमाचल प्रदेश में पानी देना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। कहाँ पर? द वाटर ऑफ भाखरा डैम इज ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द स्टेट्स ऑफ हरियाणा राजस्थान गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश। अब आपका हीराकुंड डैम और महानदी रिवर प्रोजेक्ट क्या है? हीराकुंड पूरे सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डैम्स में से एक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबे डैम्स में से एक है, और ये महानदी रिवर के ऊपर है, जो कि संबलपुर रीजन में है, उड़ीसा में, उड़ीसा संबलपुर रीजन में ये है। इट वॉज द फर्स्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था। ये कहाँ पर बनाया गया है? इसका वर्क स्टार्ट हुआ था 1948 में, और 1957 में ही इनॉग्रेट करा गया था। इसका कोलोसल स्ट्रक्चर, यानी कोलोसल बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर, लगभग 26 किलोमीटर में फैला हुआ है लेंथ में, और ये
पूरी दुनिया के सबसे लंबे डैम्स में से एक है। वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रीज इन उड़ीसा, और उड़ीसा की इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर 2 पावर हाउसेज भी हैं, एक हीराकुंड पावर और एक चिपलिमा पावर हाउस, जो कि लगभग 270 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर पावर के बारे में आप सुनते भी रहते होंगे, लेकिन जो आप सुनते हैं और जो एक्चुअल में होता है उसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियर पावर, जैसे आप नाम सुनते होंगे, आपको न्यूक्लियर वेपन की याद आती होगी, एटॉमिक पावर्स की याद आती होगी, लेकिन न्यूक्लियर पावर एक्चुअली कैसे आए थे और उनको शुरू में किस तरह यूज़ करा गया था, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं। न्यूक्लियर पावर एक्चुअली क्या होता है, हर पार्टिकल में आपके न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब चीज़ें होती हैं और वो किसी न किसी एनर्जी से जुड़े हुए होते हैं। हमें न्यूक्लियर पावर क्या करा है, हमने उसी एनर्जी को, जिस वो जुड़ने की एनर्जी है, उसी एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कराया है, उसी को हम न्यूक्लियर पावर कहते हैं। देखिए एक बार पढ़िए, न्यूक्लियर पावर इज द यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन दैट रिलीजेस न्यूक्लियर एनर्जी टू जनरेट हीट, मोस्ट फ्रिक्वेंटली इज then used in steam turbines to produce electricity in the nuclear power plants. न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि आपके एटम्स और आपके न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के अंदर होती है, उससे उसकी जो एनर्जी होती है जुड़े रहने की, उसके थ्रू हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू जो वहाँ से हीट निकलती है, उस हीट का हमने इस्तेमाल करा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। एज पर मार्च 2018 इंडिया के पास 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं विद अ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ, और इसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी, ये आपको बिजली दे देते हैं लगभग 6780 मेगावाट। न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस्ड ऑफ अ टोटल ऑफ 35 TWh एंड सप्लाइड 3.22% ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 2017 के हिसाब से न्यूक्लियर पावर के थ्रू आपको 3.22 इलेक्ट्रिसिटी आपको सिर्फ न्यूक्लियर पावर के थ्रू मिली थी। ऑन अक्टूबर 1960 द इंडियन गवर्नमेंट इशूड अ टेंडर फॉर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन नियर तारापुर। तो हमारा जो पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन हमारा 11 अक्टूबर 1960 में हमारा तारापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आया था, जिसमें 2 रिएक्टर्स थे और उनमें से हर एक रिएक्टर 150 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था, और ये चालू हुआ था हमारा 1965 में। 7 मोर रिएक्टर्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन विद द कंबाइंड एनर्जी ऑफ कैपेसिटी इतनी, हमारे 7 और रिएक्टर्स बन रहे हैं और लगभग उनकी कैपेसिटी इतनी होगी। कुंडलकम न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर इसको इन शब्दों से भी कहा जाता है, एक सिंगल लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया का, और वो आपका तमिलनाडु में है। रॉ मटेरियल इसका क्या क्या है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, बेरिलियम, थोरियम, ये सब आपके रॉ मटेरियल हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसमें कार्बन बहुत कम है, चीप टू रन, चलाना बहुत सस्ता है, इसमें पॉल्यूशन कम होता है, इट हैज़ हाई एनर्जी डेंसिटी, और इसमें एनर्जी बहुत सारी है, एनर्जी डेंसिटी बहुत सारी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई गलती हुई तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। आपने सुना भी होगा शायद कि शर्नोबिल हुआ था रशिया में 1986, इस तरीके की कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। 3 माइल आइलैंड इन 1979 जब ये चीज़ें हुई थी तो बहुत बड़ी तबाही भी हुई थी। तो अगर ये गलत हाथों में पड़ा तो भी बहुत दिक्कत है। न्यूक्लियर वेस्ट जिसका जो होता है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, और इसको बिल्ड करना बहुत ज़्यादा खर्चे वाला काम है, एक्सपेंसिव बहुत है ये। न्यूक्लियर एनर्जी का भी आप देखते हैं कि कितने रिजर्वायर्स कहाँ कहाँ पर है, ये उसका मैप है। ये इंडियन मैप है और कितने कितने कहाँ का रिजर्वायर है। गुजरात देख सकते हैं आप, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आपका वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब आपके यहाँ पर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं।
और ये दे रखा है वो कितनी कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे लगभग, उनकी डिटेल्स दे रखी है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि जो रिन्यू करे जा सकती हैं। तो हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, द सन, विंड एंड वाटर हैज़ बीन द इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर द टाइम बॉटल, यानी कि दुनिया जब से चली आ रही है तब से सूरज, हवा और पानी यहाँ पर रही है, और ये इनएग्जॉस्टेबल है, यानी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है हमारा कि ये ख़त्म नहीं होगी, तो आपको इसको यूज़ आप लगातार कर सकते हैं और हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका कुछ टाइम नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी तो कैसे क्या करेंगे। देयर आर मैनी अदर रीजन्स ऑल्सो विच आर अंडर डेवलपमेंटल स्टेज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और काफ़ी ऐसे सोर्सेज भी हैं जो अंडर डेवलपमेंट स्टेज में हैं, जो आगे चल के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। दीज रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज मिलियंस ऑफ ईयर से डेवलपमेंट स्टेज में थे और अब जाके तैयार हुए हैं और या फिर तैयार होंगे। और वो जो अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में, कुछ सोर्सेज ऐसे भी जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बनेंगे। ये इको फ्रेंडली हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज रिन्यूएबल हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं। इंडिया की जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से इंडिया 3 मेजर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है, जो है सन, वाटर एंड विंड। तो सोलर एनर्जी पे आ जाते हैं। सोलर एनर्जी आपने देखा होगा, लोग सोलर कुकर बनाते हैं, सोलर सेल बनते हैं। सो सोलर एनर्जी क्या है, बेसिकली आप जो सन की हीट है, सन की हीट से को आप यूज़ करते हैं किसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की। आज के डेट में आप सुनते भी होंगे कि लोग अपने घरों पे या अपने वर्किंग एरियाज़ में सोलर पैनल्स यूज़ करते हैं। क्या क्या होता है उससे, सोलर पैनल छत के ऊपर लगाए जाते हैं, उस पर सन की रेस पड़ती हैं, उसकी गर्मी या धूप से वहाँ पे हीट जो होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उनकी लाइट आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी वो इजीली यूज़ कर पाते हैं। तो इसी तरीके सोलर एनर्जी यूज़ करी जाती है, सोलर कुकर्स में यूज़ करी जाती है, सोलर हीटर्स में यूज़ करी जाती है, ओवन्स में यूज़ करी जाती है। ये सब आपकी सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस रिन्यूएबल है, डिसएडवांटेजेस महंगी बहुत है। इलेक्ट्रिसिटी बिल को ये कम करती है, लेकिन ये वेदर डिपेंडेंट है कि अगर बारिश के मौसम चल रहा है तो आपकी सोलर एनर्जी रिचार्ज नहीं होगी। एप्लीकेशन बहुत सारी हैं इसकी, आप बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्टोरेज बहुत महंगी भी है। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन अगर इसको यूज़ करने के लिए स्पेस बहुत चाहिए होती है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है ये, इसके अलावा एसोसिएटेड विद पॉल्यूशन, एसोसिएटेड भी है ये पॉल्यूशन से। विंड एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी आपने देखा होगा कई बार बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स में बहुत बड़े बड़े विंड मिल्स बने हुए होते हैं। तो विंड की पावर से जो हमारे जो विंड मिल्स लगे हुए होते हैं और उसमें जो पंखे लगे हुए होते हैं वो घूमते हैं, उनकी घूमने की वजह से टरबाइन में विंड की जो एनर्जी होती है वो हम कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी एक मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो जाती है और उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बेसिकली विंड एनर्जी वही है। विंड एनर्जी डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच विंड is used to generate electricity. Wind turbines convert the kinetic energy in the wind into mechanical power. इसकी जनरेशन क्या क्या है, इसकी एप्लीकेशन किस किस तरीके से। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विंड मिल्स के थ्रू हम हार्नेस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये क्लीन और ग्रीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, द पावर ऑफ विंड इज़ यूज फॉर प्रोपल्शन इन सेलिंग वेसल्स एंड सेल बोट्स। अपना जो ट्रांसपोर्टेशन में आपकी कैसी यूज़ होती है, कई बार आपने देखा होगा नाव वगैरह में यूज़ होती है। आपने जो पर्दे लगा देते हैं उस हवा की वजह से वो चलती हैं, तो बहुत बढ़िया रहता है वो। आपकी कोई और आपको यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, आप सिर्फ बोट पे हवा के थ्रू जा सकते हैं। आपने पुरानी मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा जिसमें जहाज़ थे तो जहाज़ में काफ़ी बड़े बड़े पर्दे लगा दिया करते थे उनको आगे बढ़ाने के लिए। Pumping water, similar to windmills, the energy from the wind is used to drive a pump. इसमें वाटर पंपिंग के लिए भी आप विंड एनर्जी कई जगह पर यूज़ होती है। ग्रेन्स को
मिलिंग करने में भी यूज़ होती है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं? क्लीन है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, रेनेबल एंड सस्टेनेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूज़ के लिए दोनों के लिए यूज़ करी जा सकती है और जॉब क्रिएशन बहुत है। डिसएडवांटेज, फ्लक्चुएशन ऑफ विंड्स एंड विंड गुड साइड, यानी कि विंड्स की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, कभी तेज़ कभी हल्की चलती है और एक अच्छी विंड साइड्स बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करती हैं और विंड एनर्जी प्रॉफिटेबल यूज़ नहीं है लैंड का, उस लैंड पर अगर आप कोई और काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। और वाइल्ड लाइफ के लिए यानी बर्ड्स बेसिकली जो उड़ती हैं उनके लिए बड़ी नुकसानदायक है, उनको बहुत नुकसान पहुंचता है इनसे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बायोगैस। बायोगैस आप हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसके डिकम्पोजिशन से हमारी गैस बनती है, उस गैस को हम स्टोर करते हैं, उस गैस हमारी उसमें मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है मेनली, और उस गैस को स्टोर करने के बाद हम उसका मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ इसका रॉ मटेरियल्स निकलते हैं। बायोगैस कैन बी यूज्ड प्रोड्यूस फ्रॉम रॉ मटेरियल सच एज एग्रीकल्चर वेस्ट, ये हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट से यूज़ कर सकते हैं। मैन्योर से, म्यूनिसिपल वेस्ट, प्लांट मटेरियल, सी वेज, ग्रीन वेस्ट, फूड वेस्ट, जितने भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको आप लेते हैं, उसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद गैसेस निकलती हैं, उससे आपकी बायोगैस मिल जाती है आपको। बायोगैस अगर आप देखें तो इस तरीके से रखा जाता है प्लांटिंग उसकी, यहाँ पर आपने मटेरियल डाला है या डिकम्पोजिशन हो रहा है, और ये आपका गैस होल्डर है, ये आपके स्टोव है, ये इनलेट है, यहाँ से आप सारी चीज़ें डालते हैं, वो इधर जाती हैं, और फिर ये आपका ओवरफ्लो टैंक है। कोई चीज़ अगर ओवरफ्लो होगी तो इधर चली जाएगी और जितनी भी गैस प्रोड्यूस होगी वो इस गैस होल्डर में चली जाएगी। तो और ये गैस कंट्रोलिंग वॉल्व है कम ज़्यादा करने का, और ये आपका गैस स्टोव है। ठीक है, ये इस तरीके से आप गैस बना सकते हैं बायोगैस। एडवांटेजेस क्या है? इको फ्रेंडली है, इसकी जो जनरेशन होती है तो सॉइल रिड्यूस बायोगैस जनरेशन रिड्यूस सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन जो आप गंदगी ज़मीन पे या फिर पानी में फेंक देते हैं वो आप फेंकेंगे नहीं, आप उसको रखेंगे और उसे बायोगैस बनाएंगे तो उसका पोल्यूशन कम होगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, इससे जो भी आपकी चीज़ें निकलती हैं आप उसको खेत वगैरह में यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। एक सिंपल और लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, हेल्दी कुकिंग अल्टरनेटिव फॉर डेवलपिंग एरियाज़, और काफ़ी एरियाज़ के लिए, डेवलपिंग एरियाज़ के लिए एक हेल्दी कुकिंग अल्टरनेटिव है। डिसएडवांटेजेस क्या है? कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इसमें, कंटेन्स इम्प्योरिटीज़ इसमें काफ़ी होती हैं, और इसका टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। किस तरीके से? लाइक द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल सोलर, विंड, बायोगैस जनरेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय वेदर। द ऑप्टिमल टेम्परेचर बैक्टीरिया नीड टू डाइजेस्ट वेस्ट इज अराउंड 36 डिग्री, यानी कि अगर एक बैक्टीरिया को इस पे वर्क करने के लिए 36-7 डिग्री टेम्परेचर अराउंड चाहिए होता है। तो अगर कोल्ड क्लाइमेट अगर हुआ तो आपकी बायोगैस की सप्लाई जो है उसमें दिक्कत आ जाएगी, वो उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है टाइडल एनर्जी, ये सेकंड लास्ट एनर्जी, इसके बाद जियोथर्मल एनर्जी आपका और रहेगा। टाइडल एनर्जी, आप टाइड्स होते हैं आपके ओशंस में, आपकी सीज में टाइड्स होते हैं, लहरें उठती हैं, उसे टाइडल एनर्जी कहते हैं, सॉरी उसे टाइड्स कहते हैं, और उनके थ्रू हम एनर्जी किस तरीके से निकालते हैं आप देखिए। आपने कई बार ओशंस वगैरह में, आप सीज़ वगैरह में जाते होंगे, इस तरीके के अपने लाइट हाउस देखे होंगे, तो उनके नीचे क्या होता है वो आप देखिए। लाइट हाउस के नीचे इस तरीके से बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं, तो जब भी टाइड्स जाते हैं, टाइड्स के चलने की वजह से ये घूमते हैं, पंखे घूमते हैं, और घूमने की वजह से जो भी टरबाइन्स में ये इलेक्ट्रिसिटी, इनकी जो पावर होती है वो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहते हैं। अच्छा, टाइड्स आते क्यों हैं? टाइड्स इस वजह से आते हैं क्योंकि उनको मून, आप इसमें बहुत ज़्यादा मत जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ ये आपको फिगर दिखाने के लिए, बताने के लिए है, आप इसके फिज़िकल फीचर्स में मत जाइएगा।
मून और सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारे टाइड्स पैदा होते हैं। ल्यूनर टाइड्स, सोलर टाइड्स, अलग अलग तरीके के टाइड्स होते हैं, उसमें मत जाइए। बस टाइड्स पैदा होते हैं किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। जब भी अर्थ के पास में सन या मून होते हैं सबसे पास दूरी पे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइड्स बनते हैं, पानी ऊपर उठता है। तो उस एनर्जी को हमने इस तरीके से हम वर्क कर लेते हैं और हमारी उनके टाइड्स के उठने की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके जनरेट होती है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? क्लीन है, इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी है, पर ये टाइड्स के ऊपर डिपेंड करती है और टाइड इस पूरी इंस्टॉलेशन को हर जगह पर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। साइलेंट एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस एमिशन विंग, यानी कि साइलेंट है और इसकी एटमॉस्फेरिक गैसेस एमिशन विंग जो है कम है, मतलब कुछ इधर उधर की आप कह सकते हैं कुछ आपके इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने वाली गैसेस इसमें से नहीं निकलती हैं। इसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, हाई कॉस्ट। रॉ मटेरियल लगभग आपका ज़ीरो पर ही रहेगी कॉस्ट। एनर्जी ट्रांसफ़र यूजुअली एक्सपेंसिव, लेकिन इसकी एनर्जी ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना थोड़ा महंगा पड़ जाता है। अवेलेबल रिगार्डलेस ऑफ वेदर एंड टाइम ऑफ ईयर, ये आपकी वेदर और टाइम के रिगार्डलेस इम्पैक्ट अवेलेबल रहती है। इम्पैक्ट्स ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि इम्पैक्ट करती है, जैसे हमारी विंड एनर्जी इम्पैक्ट कर रही थी हमारे बर्ड्स को, वैसे ही ये मरीन यानी कि पानी में रहने वाली जीव जंतु के ऊपर इम्पैक्ट करती है। अब हमारा लास्ट है ये जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी बेसिकली क्या है? जियोथर्मल एनर्जी का मतलब ये होता है जो आपकी अर्थ के अंदर जो हीट है, उस हीट के थ्रू आप किस तरीके से लाइट बनाते हैं, उसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी इज हीट ड्राइव विद इन द सब सर्फेस ऑफ अर्थ। वाटर एंड और स्टीम कैरी द जियोथर्मल एनर्जी in the earth's surface depending on its characteristics. Geothermal energy can be used for heating and cooling purpose or be harnessed to generate clean electricity. तो आपकी ज़मीन के नीचे जो भी भाप, स्टीम या पानी है, उसकी जो एनर्जी है वो आपकी हीटिंग पर्पस के लिए या फिर कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ करी जाती है और उसी से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। जियोथर्मल पावर प्लांट यूज स्टीम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. The steam comes from reservoirs of hot water found a mile or more below the earth's surface. The steam rotates a turbine and activates a generator which produce electricity. तो बेसिकली आपको बताया गया है कि नीचे जो स्टीम होती है अर्थ के अंदर, लगभग माइल या माइल से भी नीचे अगर आप जाएंगे तो वहाँ की जो स्टीम होती है, उस स्टीम से हमारे टर्बाइन्स रोटेट करते हैं और हमारे जनरेटर को एक्टिव कर देते हैं और उस जनरेटर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जियोथर्मल पावर प्लांट किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर हमारा हॉट वाटर जा रहा है, यहाँ से स्टीमिंग हो रही है, टर्बाइन चालू हुए, जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी चालू हुई और वो यहाँ चले गई और ये इसके थ्रू डायरेक्ट पानी जो था कूलिंग होके वो नीचे पहुँच गया। इस तरीके से हमारा जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। जियोथर्मल एनर्जी यूज़ करने के 3 वेज हैं: डायरेक्ट यूज़, पावर जनरेशन एंड ग्राउंड सोर्स हीटिंग एंड कूलिंग। डायरेक्ट यूज़ किस तरीके से है? द हॉट वाटर इन जियोथर्मल रिजर्वायर्स प्रोड्यूस हीट एंड स्टीम। जो हमारा डायरेक्ट यूज़ किस तरीके से, जो हमारा हॉट वाटर जियोथर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स में आता है उससे हमारी हीट और स्टीम निकलती है, विच कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर मल्टीपल पर्पस। वो डायरेक्टली काफ़ी सारे पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है। जैसे पहले वो हॉट स्प्रिंग्स या के लिए यूज़ होती थी, या फिर बेथिंग के लिए, या फिर क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ होती थी। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? लो कॉस्ट है, इनएग्जॉस्टेबल है, नो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, पम्प्स कैन स्टोर हीट फॉर लेटर यूज़, बाद के लिए भी यूज़ करी जा सकती है। सोर्स इज क्लोज टू वॉल्केनिक एक्टिविटी, क्योंकि ज़मीन सबसे ज़्यादा नीचे स्ट्रीम कहाँ पर होगी, जहाँ पर वॉल्केनोज वगैरह होंगी, वहाँ की ज़मीन सबसे ज़्यादा गर्म हो सकती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टीम मिल सकती है, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी के पास है। सम प्लांट्स यूज़ अ लॉट ऑफ वाटर क्रिएटिंग वाटर एंड वाटर पोल्यूशन। सम ये काफ़ी सारे प्लांट्स जो होते हैं आपके जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी बनाई जाती है, वो प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं और उससे वाटर पोल्यूशन बहुत बढ़ता है।
सप्लाई कुड चेंज, सप्लाई चेंज हो सकती है, कहीं पर स्टीम या वाटर स्टीम थोड़ी कम हो सकती है तो आपकी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा। कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, इसको आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते इस एनर्जी को। हाई स्टार्टअप कॉस्ट, और इसको बनाने का जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी हाई है। तो ये जो हमारी यूनिट थी इसमें आपने ये सब पढ़ा है। आपकी एक पूरी यूनिट कंप्लीट हुई है मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज की। याद रखिएगा, अगर आपने इस वीडियो में बीच बीच में रोक कर नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये वीडियो आपके एकदम से आसानी समझ में नहीं आएगी। ये पूरा व्यू है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक चैप्टर के बारे में बताने के लिए होती हैं, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज के लिए नहीं होती है। डीप नॉलेज के लिए आप अपनी बुक्स को ही रेफ़र करेंगे। बट हाँ, आप एक अच्छे नंबर इस वीडियोस के थ्रू भी ला सकते हैं अगर आप इसके नोट्स बार बार पढ़ेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे तो। ओके, थैंक यू।